हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एडू बीपीएससी में। दोस्तों, आज का हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है, वह बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व से टॉपिक रहने वाला है। यानी यहाँ से जो भी बिहार में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो बिना देर किए चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ हम लोग का है दोस्तों, प्राचीन काल में देखते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध के बारे में देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वे शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। उनको 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। दोस्तों, यहाँ पे प्रमुख व्यक्तित्व यानी गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग देखें तो यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को देखने के लिए मिल गया। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वे किस कुल के थे, तो वह शाक्य कुल के थे और क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया में हुआ था और निरंजना नदी के किनारे, जिसका नाम अभी फल्गु है, और बोधि वृक्ष के नीचे उनको 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। दोस्तों, यहाँ पे प्रमुख व्यक्तित्व में जो हम लोग देखते हैं, तो जो भी हम लोग का यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ कम से कम 3 या 4-5 आपका ऑब्जेक्टिव एक टॉपिक से बन जा रहा है दोस्तों। तो यह हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। जो भी एग्ज़ाम आयोजित होने वाली है, बिहार से रिलेटेड हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, माने जिसने भी यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग को मिल जाएँगे दोस्तों। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह का नेक्स्ट में वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम को कहीं कहीं कुंडलपुर भी करके दे देता है। उनका संबंध ज्ञात्रिक कुल से था, यानी ज्ञात्रिक कुल से। उनका शाक्य कुल से गौतम बुद्ध को देखे, और यहाँ पे इनका ज्ञात्रिक कुल से याद रखेंगे हम लोग। वे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उन्हें 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड हम लोग उनके जीवनी के बारे में जब पढ़े, तो वहाँ से 4-5 टॉपिक हम लोग को प्राप्त हुआ। उसी तरह से महावीर स्वामी के भी बारे में हम लोग देखे, यहाँ से 5-6 टॉपिक हम लोग को बन जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब होता है, तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में होता है। इतना याद रखेंगे। उनका संबंध किससे था, तो ज्ञात्रिक कुल से था। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कितने वर्षों के तपस्या के बाद वह उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 12 वर्षों की तपस्या के बाद। और जृंभिक ग्राम ग्राम रहता है और ऋजुपालिका नदी। और वहाँ पे देख लेते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, तो वहाँ पे निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर था। और यहाँ देखिए साल वृक्ष के नीचे उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि कैवल्य का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान होता है। उन्हें 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति होती है।
महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में मोक्ष की प्राप्ति हुई, यानी उनको परिनिर्वाण हुआ, और इनका जो है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला हम लोग का जो व्यक्तित्व प्रमुख रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जानेंगे कि चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया। यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य से हम लोग को 2-3 टॉपिक मुख्य रूप से मिल जाता है, जो कि हम लोग अपने नोटबुक में भी इसको नोट कर सकते हैं। चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर, यानी चाणक्य का यह सहायता करते हुए नंद वंश को समाप्त कर 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया। इसके बाद से अगला देख लेते हैं हम लोग टॉपिक में चाणक्य के बारे में। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्हें राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थव्यवस्था की रचना की। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो चाणक्य ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला टॉपिक में हम लोग का है अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में। तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र एवं बिंदुसार का पुत्र अशोक अपने शांति, सद्भाव, जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उसके प्रसार के लिए स्तंभ शिलालेखों का प्रयोग किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मौर्य वंश का सबसे महान शासक जो था वह अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था एवं बिंदुसार का पुत्र था। अशोक अपने शांति स्वभाव और जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उसके प्रसार के लिए स्तंभ लेखों का प्रयोग किया। इसके बाद से देखते हैं अगला जो हम लोग का प्रमुख व्यक्तित्व का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्हें बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। उन्हें दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किया। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किसने किया, तो आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो पूछा भी जाता है कि आर्यभट्ट का जो कार्यकाल था वह किस वंश के समय में था, तो गुप्त काल के यानी गुप्त वंश के समय में था। उन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। इसके बाद से देख लेते हैं याज्ञवल्क्य के बारे में देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य जो हैं विदेह मिथिला के राजा के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की। यह क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में कि शतपथ ब्राह्मण की रचना किसने की, तो याज्ञवल्क्य जो थे वह शतपथ ब्राह्मण की रचना करते हैं और वह मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। यानी पाटलिपुत्र निवासी जो हैं पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की, तो पाणिनि ने की। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन जीवक। जीवक के बारे में हम लोग देखते हैं। जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रघोत का उपचार किया था।
अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। उनकी प्रसिद्ध रचना है बुद्ध चरित, यानी बुद्ध चरितम उनकी प्रसिद्ध रचना है। तो अश्वघोष जो है बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। तो परीक्षा में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा कि जो अश्वघोष थे वह किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। इसके बाद से देख लेते हैं वाणभट्ट के बारे में। वाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कदाम्बरी की रचना की। कदाम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। क्वेश्चन हम लोग से पूछ भी सकता है कि कदाम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है, इसकी रचना किसने की? तो वाणभट्ट ने की। और वाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। 2 टॉपिक इसमें हम लोग का मुख्य रूप से बन जाता है। इसके बाद से देखते हैं हर्षचरित भी याद रखेंगे हम लोग। हर्षचरित एवं कादम्बरी दोनों वाणभट्ट की रचना है। इसके बाद से अगला टॉपिक में हम लोग बढ़ जाते हैं। दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि दीपांकर श्रीज्ञान जो है विक्रमशिला के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे। इसके बाद का देखते हैं टॉपिक हम लोग का मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था, यानी संस्कृत में उन्होंने शास्त्रार्थ किया था मंडन मिश्र। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मध्यकाल में। तो मध्यकाल में देखते हैं कि मखदूम शरफुद्दीन याहया मनेरी, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वे 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, यानी देखते हैं फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार किसने किया? तो मखदूम शरफुद्दीन याहुया मनेरी। इसके बाद से अगला हम लोग का देख लेते हैं टॉपिक में शेर शाह के बारे में। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर वंश की स्थापना की। शेर शाह भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक था, जिन्होंने मुगल को समाप्त कर सूर वंश की स्थापना की। शेर शाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेर शाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन को देखते हैं। अगला टॉपिक में हम लोग का नाम आता है विद्यापति का। विद्यापति से क्वेश्चन बीपीएससी की एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर रहता है दोस्तों, और यह बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा है बिहार के लिए, क्योंकि विद्यापति को कौन नहीं जानता है। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृत की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभा सागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। उन्हें मैथिली कवि कोकिल भी कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मैथिली कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो विद्यापति को मैथिली कवि के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ दिया जाता है कि मैथिली कवि विद्यापति जो हैं
बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं? तो दरभंगा जिला से संबंध रखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ, उन्होंने सिखों के लिए पंच काकर, केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा को अनिवार्य किया। 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। यानी गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। यह क्वेश्चन पूछता भी है कि सिखों के कौन से गुरु जिनका जन्म पटना में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आधुनिक काल में हम लोग आ जाते हैं। आधुनिक काल में जब आते हैं तो यहाँ पे सबसे एक यूनिक नाम देखते हैं, पीर अली। जब 1857 की बात आता है तो पीर अली को कौन नहीं जानता है। पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूका। अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। दोस्तों इसके बाद से देखते हैं वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में, बिहार का कौन सा ऐसा एग्जाम ना हो जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता हो, और बीपीएससी तो हमेशा एक दो क्वेश्चन वीर कुंवर सिंह से संबंधित हर पेपर में बीपीएससी के देखने के लिए मिलता है। तो जगदीशपुर के जमींदार जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया, 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी। इसके बाद अगला नाम हम लोग देख लेते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पृथक बिहार के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, अस्थायी थे, यानी अस्थायी थे। इसके बाद से देख लेते हैं मौलाना मजहरुल हक। बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पटना में 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी उन्हें देशभूषण कहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जब बात आता है कि असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का, तो मजहरुल हक का नाम यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिन्हें देशभूषण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद से देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के जीरादेई में हुआ था। वे 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन में सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के वे अस्थायी अध्यक्ष बने। दोस्तों यहाँ पे जो भी टॉपिक मैंने बताया वह परीक्षा की दृष्टि से मतलब 100% बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर बीपीएससी के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को, और बिहार के किस जिला में, तो सिवान में हुआ था, और जीरादेई गांव रहता है उनका। 1906 में वह बिहारी छात्र में सम्मेलन में सक्रिय होते हैं। और किस आंदोलन में उनका भूमिका जो है सक्रिय रहता है, तो चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यह सब जो आंदोलन होता है उसमें वह सक्रिय रहते हैं। संविधान सभा के वे अस्थायी अध्यक्ष भी रहते हैं। इसके बाद से देख लेते हैं अगला नाम है हम लोग का हसन इमाम। हसन इमाम हसन इमाम पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। दोस्तों हसन इमाम या बिहार के जो व्यक्तित्व, ऐसे कुछ व्यक्तित्वों का नाम आता है जिसको मैच करने के लिए भी देता है।
या उसमें से बोलता है कि यह कौन-कौन खिलाफत आंदोलन में रहे, कौन-कौन नहीं रहे। तो इसके लिए हमें नोटबुक में नोट भी करते चलना है, इसको याद भी कर लेना है। जैसे हशम इमाम, तो यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो पूछ भी सकता है क्वेश्चन, 2-3 नाम और दे करके हसन इमाम इस आंदोलन में सक्रिय रहे कि नहीं रहे। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। इसके बाद से देखते हैं, जब भोजपुरी गानों का बात आता है तो भिखारी ठाकुर का नाम सर्वप्रथम आता है, क्योंकि बिहार बिहार भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार थे। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। विदेशिया इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी, विदेशिया। इसके बाद से अगला नाम हम लोग देख लेते हैं, सुर सुल्तान अहमद। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। वे 1937 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। 1941 ईस्वी में वे भारत सरकार में विधि सदस्य नियुक्त हुए। दोस्तों यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय कुलपति थे पटना विश्वविद्यालय के, तो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद से देखते हैं, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से किसने इस्तीफा दे दिया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब चलिए आते हैं हम लोग राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल को बीपीएससी का तैयारी करने वाले कौन स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते हैं? राजकुमार शुक्ल बिहार के चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे, जिन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान खींचा। और वह चंपारण के मुरली भरावा गांव से आते थे। उनका पूछा भी जाता है कि राजकुमार शुक्ल का जो का मतलब बिहार के किस जिला से या किस गांव से आते हैं, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के मुरली भरावा गांव से वो निवास आते हैं। इसके बाद से देख लेते हैं, मोहम्मद यूनुस 1937 के चुनाव के पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्हें मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। पहले प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्हें बोला जाता था इस पद को। तो मोहम्मद यूनुस थे जो 1937 के चुनाव के पश्चात बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। इसके बाद से देख लेते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खानवा में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा के बरबीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और पूछा भी जाता है कि इनका जो जन्म है तो 1887 में इस जिला में नवादा के खानवा में हुआ था, लेकिन इनका पैतृक गांव जो है शेखपुरा के बरबीघा में था। चलिए तो अगला टॉपिक को देख लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो थे हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में भी जाना जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन कि विद्रोही कवि के रूप में या राष्ट्र कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं तो कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका रसवंती आदि है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म 1921 ईस्वी में अररिया जिले में फारबिसगंज के औराही में हुआ था। हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है।
उनकी प्रमुख रचना है मैला आंचल। यानी फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म 1921 में अररिया जिले में फारबिसगंज के औराही में हुआ था। हिंदी उपन्यासों में इन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना है मैला आंचल। चलिए तो अगला देख लेते हैं टॉपिक में, अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनका जन्म 1887 ईस्वी में औरंगाबाद के कोइयवा में हुआ था। उन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया। स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। उन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी जाती है। यही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को। जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण के सिताब दियरा गांव में हुआ था। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ। उन्होंने 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने आज़ाद दास्ता का गठन किया। स्वतंत्रता पश्चात 1975 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1965 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। देखिए दोस्तों, तो यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रह रहे हैं, उसको मैं दोबारा मतलब उसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि इनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण के सिताब दियरा गांव में हुआ था। पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण का जन्म, तो सारण के सिताब दियरा गांव में हुआ था। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं और राजनीतिक जीवन इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ होता है और 1942 की क्रांति में भूमिका विशेष रूप से निभाते हैं। आज़ाद दास्ता का गठन भी करते हैं। 1975 ईस्वी में उन्हें संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया और 1965 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इसके बाद से अगला टॉपिक है, अगले नाम में हम लोग देख लेते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्हें सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया। 1929 ईस्वी में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। उन्होंने 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा की स्थापना की। उन्हें हुंकार पत्रिका में अपने विचार जो है प्रस्तुत किया। तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1929 में तो वह बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन करते हैं। 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना करते हैं। उन्होंने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन भी किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद से अगला टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 1924 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में वे 1970 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से देख लेते हैं अगला जो हम लोग का नाम है राहुल सांकृत्यायन। वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की भी उपाधि दी गई। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। उन्होंने सिवान के अंबारी अनावरी सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यानी वह सिवान में अंबारी कहा जाएगा, अंबारी सत्याग्रह या अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो राहुल सांकृत्यायन। और इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था, जो 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में उनका जन्म हुआ था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं खान बहादुर खुदा बख्श खां। इनका जन्म 1842 ईस्वी में सिवान के उखई में हुआ था। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात इसे
राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। इसके बाद से अगला नाम हम लोग का आ जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्तें, चीता के फूल, संघमित्रा, तथागत आदि हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद से अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं नागार्जुन। नागार्जुन इनका वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बंगला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी युगधारा, प्यासा पथराई, आंखें, बलचनामा, सतरंगे, पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ आदि। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था और वे किस भाषा के कवि रहे तो मैथिली, संस्कृत एवं बंगला के, और उनसे रिलेटेड जो जिला था वह मधुबनी था। इसके बाद देख लेते हैं बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। वे शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई वादन किया। 2001 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां एक काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हो जाता है क्योंकि इनका जन्म बिहार के बक्सर के डुमराव गांव में होता है। वे शहनाई वादन का कार्य करते हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादन का कार्य करते थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई वादन किया। 2001 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद से देख लेते हैं दोस्तों। इस तरह से हम लोग देखें आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था तो केवल बिहार के प्रमुख नेतृत्व जो करने वाले व्यक्तित्व थे उनका टॉपिक के बारे में था। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को दोस्तों, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।